नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। मैं अजय सिंह आज आपको एक्सेल का बूस्टर डोज देने वाला हूं। इम्तिहान से कुछ ही दिन पहले आपको संपूर्ण एक रिवीजन करा देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की बात करेंगे, तो चलते हैं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं कि आपके एमएस एक्सेल में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना होती है। बेसिक टू मॉडरेट लेवल पर चलेंगे, एक एक बारीकी को समझेंगे कि किस तरीके से प्रश्नों का लेवल बनेगा, किस तरीके से प्रश्न आपको पेपर में फेस करने पड़ सकते हैं। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं वन लाइनर प्रश्नों की बात करेंगे। फिर मैं आपको अपने अगले एक्सेल के सॉफ्टवेयर पर लेके चलूंगा और वहां पर एक एक विकल्पों की बात करेंगे। तो ध्यान से बैठिएगा, सभी चीजों को इत्मीनान से सुनिएगा, मंथन करिएगा, पेपर में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन रख के मत जाइएगा और सटीक प्रश्न पर ही आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, यहां पर पहले पंक्ति की बात कर लेता हूं मैं। एक्सेल इज अ सेमी अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर। मतलब एक्सेल एक सेमी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है, यानी किसी भी प्रकार की आप वाणिज्य वाले सभी प्रकार के काम, यानी फाइनेंशियल काम, आप किसी भी प्रकार की गणितीय विवेचना, आप कोई भी हिसाब किताब आदि बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। आप एक्सेल सॉफ्टवेयर में इसी तरीके के सभी कार्य आसानी से कर पाएंगे। एक्सटेंशन नेम की बात करूं तो 1995 से लेकर 2003 तक के जितने भी संस्करण हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, उनके एक्सटेंशन अलग हैं, उनमें एक्स प्रदर्शित नहीं होता है। और 2007 व उसके बाद के संस्करण जितने भी हैं उसके एक्सटेंशन में एक्स प्रदर्शित होता है। तो नॉर्मल ऑफिस के एक्सटेंशन बिना एक्स के होते हैं, एडवांस ऑफिस के एक्सटेंशन एक्स के साथ आपको प्रदर्शित होंगे। इसीलिए अगर 2003 से प्रश्न आएगा तो आप उत्तर देंगे .xls, और अगर 2007 या उसके बाद के संस्करणों में से कोई प्रश्न आप लोगों से पूछा गया तो आप उत्तर देंगे .xls x। एक्सटेंशन नेम एमएस एक्सेल वर्कशीट, यानी एमएस एक्सेल वर्कशीट का अपना अलग एक्सटेंशन है। ये बात थी वर्कबुक की। अगर बात करें एक्सेल वर्कशीट की तो उसका एक्सटेंशन होता है .xlw। और अगर 2007 यानी एडवांस ऑफिस की बात करें, एडवांस एक्सेल की, तो उसका एक्सटेंशन होता है .xlwx। यहां पर भी वही अंतर है जो अंतर संस्करणों में या वर्जन्स में, वर्कबुक के संस्करणों में देखा गया था। ओपन करने का मेथड क्या है? सिंपल है ओपन करने का मेथड। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एमएस ऑफिस के अंदर जाएंगे, एमएस एक्सेल 2010 या जो भी संस्करण अवेलेबल होगा उसका चुनाव करेंगे। विंडो बटन के साथ यानी स्टार्ट बटन के साथ आप आर का चुनाव करेंगे, जिससे रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर सिंपल आपको एक्सेल टाइप करना है और आपका एक्सेल बूम आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखने पर एक्सेल ओपन होता है? तो एक्सेल लिखने पर ही एक्सेल ओपन होता है। टोटल नंबर ऑफ पंक्तियां कितनी होती हैं? एक्सेल 2010 बोल रहा है, यानी 19 में भी इतनी होती हैं दोस्तों, 16, 13 सभी में इतनी होती हैं। 10,48,576 आपकी टोटल नंबर ऑफ पंक्तियां होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं 16,384। यानी पंक्तियां हो गई 10,48,576 और पंक्तियां, कॉलम हो गए हमारे 16,384। लास्ट कॉलम नेम क्या होता है? यानी एक्सेल के अंतिम कॉलम का नाम XFD होता है, यह ध्यान रखिएगा। और पंक्तियों को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं तो अंतिम पंक्ति का नाम 10,48,576 ही होगा। लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था CR याद रखेंगे। C का मतलब है कॉलम का नेम और R का मतलब है पंक्ति का। तो यानी ये हो गया अंतिम कॉलम XFD और ये हो गई आपकी अंतिम पंक्ति 10,48,576। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सेल एड्रेस को बताता है। एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अगर कहीं भी आप लोगों से पूछा जाएगा या आपको कहा जाएगा तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ये एमएस एक्सेल की बात हो रही है।
पहला स्प्रेडशीट का जो सॉफ्टवेयर था वो विजी कैल्क था दोस्तों। ध्यान रखेंगे, पहला जो आपका एक्सेल का सॉफ्टवेयर है यानी स्प्रेडशीट का जो सॉफ्टवेयर है वो विजी कैल्क है। एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। कंसोल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर काम करता है उसका नाम है लोटस 123। ध्यान देंगे कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो काम करेगा एक्सेल का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो लोटस 123 होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 1983 में ऑफिस का निर्माण हुआ था। 1990 के बाद यह मार्केट में सुचारू रूप से आया और 1995 से यह पेड संस्करण के रूप में बेचा जाने लगा। एप्पल कंपनी का एक्सेल सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है कि नंबर्स के नाम से जाना जाता है। एप्पल कंपनी ने भी अपना एक्सेल की स्प्रेडशीट जैसा एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको आप नंबर्स के नाम से जानते हैं। गूगल कंपनी ने भी अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को गूगल शीट के नाम से जाना है। और लिब्रे ऑफिस में ओपन ऑफिस जिसको आप कहते हैं, जिसकी प्रोग्रामिंग, जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। openoffice.org से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका भी एक्सटेंशन जो होता है यानी वो .odt यानी ODS होता है। ODT आपका राइटर का हो गया और ODS आपका स्प्रेडशीट का हो गया। तो दोस्तों, लिब्रे ऑफिस का जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है वो यहाँ पर कैल्क है, वो कैल्क होता है। यानी लिब्रे ऑफिस में अगर आप काम करेंगे, एक्सेल जैसा उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैल्क होता है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल N से एक नई वर्कबुक आ जाती है। कंट्रोल O से ओपन एग्जिस्टिंग यानी पुरानी किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। F12 से सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आप अपनी किसी भी पुरानी सुरक्षित फाइल को नए नाम से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल W से आप वर्कबुक यानी कोई भी फाइल वर्कबुक क्लोज कर पाएंगे लेकिन सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। कंट्रोल F4 से भी सेम काम होता है दोस्तों। एक्सेल की विंडो ही बंद हो जाएगी कंट्रोल F4 से। इन दोनों में मैं अंतर आपको क्लियर कर देता हूं। कंट्रोल W से क्या होगा कि आप क्लोज कर सकते हो फाइल को बट सॉफ्टवेयर को बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरी एक्सेल की विंडो ही क्लोज हो जाए तो आप कंट्रोल प्लस F4 का चुनाव करेंगे। शिफ्ट प्लस F11 नई शीट को ऐड कराने की शॉर्टकट कमांड है। चार्ट क्रिएट की शॉर्टकट कमांड होती है F11। आप F11 दबाएंगे तो एक न्यू चार्ट क्रिएट कर पाएंगे एक्सेल में। डिफॉल्ट रूप से जो चार्ट आपको मिलता है दोस्तों वो कॉलम चार्ट होता है। कंट्रोल टैब से क्या होगा, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक, यानी आपने अगर एक से अधिक वर्कबुक खोली हैं तो आप अगर उनके बीच में स्विच करना चाहते हैं तो उनके बीच में आप स्विच कर सकते हैं कंट्रोल टैब बटन की मदद से। एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में, दूसरी वर्कबुक से पहली वर्कबुक में आप आसानी से स्विच कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, फंक्शन को हम फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। फॉर्मूले के नाम से जानेंगे फंक्शंस को और शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते ही आपके सामने इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले हैं। वहां से आप फॉर्मूलों का चुनाव कर सकते हैं और एक्सेल शीट में उसका यूज कर सकते हैं। अल्ट शिफ्ट F1 से एक नई वर्कशीट ऐड होती है दोस्तों। तो ये दोनों कमांडें सेम है। शिफ्ट प्लस F1 दबा लीजिए या अल्ट शिफ्ट F1 दबा लीजिए। आप दोनों ही विकल्पों की मदद से, दोनों ही कमांडों की मदद से आप वर्कशीट को ऐड करा पाएंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो एक पूरी की पूरी पंक्ति सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो एक पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे तो आपकी एंटायर वर्कबुक सेलेक्ट हो जाएगी। वो काम होगा जो कंट्रोल A बटन के द्वारा किया जाता है। F2 से आप किसी भी सेल को एडिट मोड में ला सकते हो। कंट्रोल 0 से कोई भी कॉलम हाइड होगा। कंट्रोल एंड से मूव द लास्ट सेल ऑन द वर्कशीट, यानी आप सबसे लास्ट शीट पर मूव कर जाओगे, आखिरी सेल पर पहुंच जाओगे। कंट्रोल M से आप वर्कशीट की शुरुआत में आ जाओगे। कंट्रोल 9 से दोस्तों पंक्ति हाइड होगी और कंट्रोल 0 से कॉलम हाइड होगा। ये कई बार पूछा जाता है कि पंक्ति हाइड करने की कमांड या कॉलम हाइड करने की कमांड निम्न में से क्या है। अगर आपको
शीट के एंड में जाना है कंट्रोल एंड का प्रयोग करिए, शीट की शुरुआत में जाना है कंट्रोल प्लस होम का चुनाव करिए। करंट डेट कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन दबाने से करंट डेट आ जाएगी, और अगर आप कंट्रोल टाइम आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से, और अगर आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं यहां पर करंट डेट आ जाएगी। तो मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऑप्शन में तो सेमीकोलन है, लेकिन शिफ्ट दबाने के बाद कॉलन प्रेस होता है, ना कि सेमीकोलन, क्योंकि कीबोर्ड में सेमीकोलन और कॉलन एक ही बटन पर, एक ही कुंजी पर उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रश्न में आप विकल्पों पर ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ कभी भी सेमीकोलन नहीं प्रेस हो सकता, वो प्रेस होगा तो वो कॉलन प्रेस होगा, यानी दो बिंदे प्रेस होते हैं। कॉलम्स को अल्फाबेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी ABCD। पंक्तियों को नंबर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी 1 2 3 4, और रो और कॉलम्स के मिलन से आपके सेल उत्पन्न होते हैं। कई कॉलम्स और कई पंक्तियों के गुणनखंड से यानी गुणनफल से ही सेल उत्पन्न होंगे। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, बहुत सारी वर्कशीटों का कलेक्शन वर्कबुक कहलाता है। एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं, बहुत सारी शीटों का कलेक्शन यानी वर्कबुक कहलाता है, और एक्सेल की फाइलों का कलेक्शन भी वर्कबुक कहलाता है। फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले कहां दिखाई देते हैं? फॉर्मूला बार पर प्रदर्शित होते हैं। यह शीट के ठीक ऊपर उपस्थित होता है, जिसके ठीक बाजू में आपको सेल एड्रेस बॉक्स भी, आपको नेम बॉक्स भी आपको दिखाई देता है। सेल एड्रेस यानी A1 का जो एड्रेस है वो फर्स्ट सेल का एड्रेस है। A1 इस प्रकार से आपका सेल का एड्रेस होता है। A का मतलब हो गया A कॉलम, और 1 नंबर का मतलब हो गया प्रथम पंक्ति। एड्रेस सेल का कहां दिखाई देगा? नेम बॉक्स में आपको दिखाई देता है। 2003 की बात करें तो उसमें पंक्तियों की संख्या 65,536 होती है। कॉलम की बात करें तो 256 कॉलम होते हैं। रो की बात करें 2007 में तो 10,48,576 होते हैं। अगर कॉलम की बात करें 2007 में तो 16,384 होते हैं। फॉर्मूला स्टार्ट विथ इक्वल टू, यानी एक्सेल में किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को रन करने से पहले बराबर का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। अगर आप बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आप किसी प्रकार की कैलकुलेशन रन नहीं कर सकते। एक्सटेंशन की बात करें, नॉर्मल का .xls, एडवांस का .xlsx होता है। डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट प्राप्त होती हैं 2013 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी शुरुआत से जितने भी संस्करण हैं 2013 तक, उसमें डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट प्राप्त होंगी, और 2013 के बाद 16, 19 और 21 और ऑफिस 365 में डिफॉल्ट रूप से 1 वर्कशीट कार्य करने के लिए प्राप्त होती है। तो बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि किस शीट में, किस वर्जन की शीट में, वर्कबुक में कितनी शीटें कार्य करने के लिए मिलती हैं। डिफॉल्ट वर्कशीट आप देख सकते हैं 16, 2019, 2021 में 1 वर्कशीट मिलती है। कलेक्शन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल्स को वर्कशीट के नाम से जाना जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल, एक्सेल में सबसे छोटी इकाई दोस्तों सेल होती है। चार्ट को चार्ट विजार्ड कहते हैं। चार्ट विजार्ड में 17 प्रकार के महत्वपूर्ण चार्ट हैं, जिसमें कॉलम चार्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है। डिफॉल्ट रूप से कॉलम चार्ट होता है। 5 ब्रॉड और 12 नैरो चार्ट होते हैं। रो डेटा इन कॉलम, कॉलम डेटा इन रो, यानी पंक्ति के रूप में उपस्थित डेटा को कॉलम के रूप में, और कॉलम के रूप में उपस्थित डेटा को पंक्ति के रूप में बदलने के लिए ट्रांसपोज विकल्प का चुनाव करना होता है। ट्रांसपोज एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित लेखन कार्य को क्षैतिज पंक्ति में, और क्षैतिज पंक्ति में उपस्थित लेखन कार्य को ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में पेस्ट करा सकता है। दोस्तों, ट्रांसपोज कहां देखने को मिलेगा? पेस्ट स्पेशल के अंदर आपको ट्रांसपोज मिलेगा। कमेंट जब आप देते हैं तो उस पर एक जो बॉक्स बना हुआ आता है ऊपर की ओर, उस डब्बे को स्क्रीन सेल टिप बोला जाता है। सेल टिप यानी रेड कलर का ट्राइंगल जो सेल के राइट हैंड साइड कॉर्नर पर उपस्थित होता है, उस पर जैसे ही माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो एक बॉक्स आपको दिखाई देगा जिसमें आप कमेंट लिखते हैं। वो कमेंट आपका सेल टिप कहलाता है, जिसमें आप उस सेल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को मेंशन कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन इक्वल टू एंड ऑपरेटर।
एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है दोस्तों? कॉन्कैटिनेट और एंड ऑपरेटर एक ही तरीके के दो बात है, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप यहां पर समझिए, एक का काम दूसरे का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी दो अलग अलग सेलों में उपस्थित डेटा को आपस में जोड़ने के लिए, मर्ज करने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए इस ऑपरेटर या इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। आप फंक्शन लगा लीजिए कॉन्कैटिनेट, सेम काम होगा। आप एंड ऑपरेटर लगा लीजिए तो भी सेम काम होगा। अलग अलग सेल में उपस्थित डेटा को मर्ज कराना है, एक सिंगल सेल में लाना है और उनके बीच में किसी प्रकार का स्पेस प्रदर्शित नहीं होता है। मॉड निकालने के लिए मॉडुलस ज्ञात होता है और मॉडुलस दोस्तों वो शेषफल को कहेंगे कि आपको जो रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल जो मिलेगा वो आपको ज्ञात हो जाएगा कि अगर आपको किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देंगे और यदि उस संख्या में कोई शेषफल प्राप्त होता है तो वो शेषफल आपको मॉड फंक्शन के भांति प्रदर्शित होगा। सेल कैरेक्टर की बात करें तो दोस्तों अधिकतम सेल की सीमा 32,767 है। मतलब आप एक सेल के अंदर अधिकतम मैक्सिमम 32,767 कैरेक्टर्स विद स्पेसिंग लिख पाएंगे। सामान्य तौर पर अगर साधारण रूप में बात करें तो 1024 कैरेक्टर ही लिख पाते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न बनता है जो अधिकांश रूप से पूछा जाता है कि आप एक सेल के अंदर अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? तो उसका सही उत्तर है 32,767। मिनिमम जूम परसेंटेज की बात करें तो 10%, अधिकतम जूम परसेंटेज की बात करें तो 400%, डिफॉल्ट जूम परसेंटेज आती है आपकी 100। डिफॉल्ट जूम परसेंटेज कितनी होती है? 100% होती है। मैक्सिमम शीट ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है एज पर कंप्यूटर मेमोरी। आप कितनी शीटें ऐड कर पाएंगे? आप अधिकतम कितनी भी शीट ऐड कर सकते हैं। आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के आधार पर जितनी चाहें उतनी शीट आप लोग ऐड कर लीजिए। चार्ट विल यू सी यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ टू एम्प्लॉय, यानी दो व्यक्तियों के बीच उनकी परफॉर्मेंस को तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए किस चार्ट का प्रयोग होता है? तो जैसे एग्जिट पोल में, चुनावी परिणाम में आप लोग जब तुलना करते हैं कि किस पार्टी के कितने प्रतिशत वोट, तो जो तुलना करने वाले आपके चार्ट होते हैं तो दोस्तों वो पाई चार्ट होता है। कुछ आपने इस तरीके से देखा होगा, गोले के रूप में कुछ इतना पार्ट किसी का, इतना पार्ट किसी और पार्टी का, या इतना पार्ट किसी और पार्टी का। तो इस तरीके से आप एग्जिट पोल की संरचना को आप इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे तो जो आपको बताएगा कंपेयर करके, दोनों के बीच में तुलना करके, तो पाई चार्ट इज द करेक्ट आंसर। विच फंक्शन इन एक्सेल चेक्स वेदर इस कंडीशन इज ट्रू और नॉट, यानी इफ फॉर्मूला जो होता है, इफ फंक्शन होता है, वो इफ का मतलब ही दोस्तों यदि होता है। यानी कंडीशन यानी शर्त, यदि ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए। इफ कंडीशन का प्रयोग करके आप शर्त के अनुसार अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप शर्त लगाकर सत्य असत्य की गणना कर पाते हैं। तो भैया अगर आपको कंडीशन लगानी है, कहीं पर शर्त के अनुसार कार्यवाही करनी है, तो आप इफ कंडीशन का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम? दोस्तों आपको एक ही डेटा एलिमेंट के बारे में उसके ड्यूरेशन के कार्यकाल के अनुसार डिटेल्स चाहिए ग्राफ के अकॉर्डिंग। यानी आप चाहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम, यानी उसने कब कब पूरी जानकारी में, उस पूरी दिनचर्या में कब लो गया, कब हाई गया, आगे की प्रोसेस में क्या स्टेटस रहा उसका। तो इस तरीके के लिए लाइन चार्ट, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में ब्रीफ जानकारी है, पिछला डेटा भी गैदर करना है, चार्ट ऊपर गया, चार्ट नीचे आया, फिर उसने आगे लेआउट किया, इस तरीके से डेटा जो आप मेंटेन करते हो किसी एक निश्चित व्यक्ति का, तो आप लाइन चार्ट के माध्यम से कर सकते हो। इन एक्सेल विच वन इज डोनेटेड अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5? दोस्तों ये क्या कह रहा है कि B1 से लेकर E5 तक अगर हमें कोई रिलेशन या डोनेशन दिखाना है, डोनेटेड दिखाना है रेंज को, तो वो कैसे डिनोट करेंगे? तो दोस्तों रेंज हमेशा संदर्भ ऑपरेटर के द्वारा डिनोट की जा सकती है, जिसमें जहां से जहां तक की वैल्यू
आप लेंगे, उसके बीच में दो बिंदे यानी कॉलन का प्रयोग हो जाएगा, आप आसानी से उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, यानी कहां से कहां तक की वैल्यू है ये रेंज सेट करने के लिए कॉलन का प्रयोग किया जाता है और कॉलन को दो बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल इज नोन एज, दोस्तों फ्री ऑनलाइन वर्जन एमएस एक्सेल को किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है एक्सेल फॉर द वेब। एक्सेल फॉर द वेब एक फ्री संस्करण है जिसका प्रयोग आप इंटरनेट में रहकर फ्री में एक्सेल का लुत्फ उठा सकते हैं। इसी प्रकार ये बहुत लाइट वेट होता है, बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल है। एक भाग है दोस्तों ये ऑफिस का इंटरनेट पर जो आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए, एक्सेल फॉर द वेब। A file that contains one or more worksheet to organize data is known as, दो या दो से अधिक शीट्स को वर्कबुक के नाम से बोला जाता है। कई सारी शीटों का कलेक्शन वर्कबुक के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर वर्कबुक। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड एज, पंक्तियों को किस माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है? तो जो पंक्तियां होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स का प्रयोग करते हैं और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। तो लेबल्स की जब बात कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, लेबल्स होते हैं आपके पंक्ति किस रूप में प्रदर्शित हो रही है, तो नंबर के रूप में। उसका जो नंबर्स है, लेबल्स है, वो नंबर के रूप में है और कॉलम के जो लेबल होते हैं वो अल्फाबेट यानी ए बी सी डी के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सेल आर लेबल्ड एज, यानी सेल के अगर लेबल होंगे तो कैसे होंगे? तो अभी मैंने बताया था सीआर का रूप होता है लेबल्स का। सी का मतलब कॉलम का नेम और आर का मतलब पंक्ति का नाम। A1 सेल का नाम है, B1 सेल का नाम है, C1 सेल का नाम है। The feature of MS Excel quickly complete a series of data, यानी आप ऐसी कौन सा सीरीज है जो कंप्लीट डेटा को फिल करने में मदद करता है? तो दोस्तों ऑटोफिल इज द करेक्ट आंसर। ऑटोफिल की मदद से आप अपनी एक्सेल की शीट में डेटा को ऑटोमेटिकली फिल करा सकते हैं। फिल सीरीज की मदद से सीरीज वाला डेटा और कंट्रोल ई से आप फ्लैश फिल की मदद से भी इसको फिल करा पाएंगे जो भी आप डेटा फिल कराना चाहते हैं। ऑटोफिल, what type of chart can Excel produce? बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, यानी एक्सेल ऑटोमेटिकली जो चार्ट प्रोड्यूस करता है वो बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट होता है। दोस्तों एक्सेल ऑटोमेटिकली कुछ चार्ट्स का रूप बनाकर आपको देता है, तो डिफॉल्ट रूप से ये कुछ चार्ट हैं जो आपको नाम दिख रहा है, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया। तो एक्सेल इन चार्ट्स को प्रोड्यूस करके आपको आपके डेटा के आधार पर कुछ जानकारी प्रदान करता है। वी लुकअप फंक्शन यूज्ड टू, दोस्तों वी लुकअप का मतलब हो गया वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप की मदद से क्या होगा कि आपका रिलेटेड डेटा यानी किसी भी कॉलम में या किसी भी बैलेंस शीट में उससे रिलेटेड डेटा कॉलम के आधार पर, यानी वर्टिकल है तो कॉलम के आधार पर मैच करके आइडेंटिफाई करेगा और रिलेटेड रिकॉर्ड्स को निकालकर आपको दिखाई देता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करंट डेट एंड टाइम, कैसे कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर करंट डेट एंड टाइम के लिए नाउ फंक्शन का प्रयोग है। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि अगर आपको करंट डेट व टाइम दोनों चाहिए तो नाउ फंक्शन का प्रयोग होगा, केवल करंट डेट चाहिए तो टुडे फंक्शन का प्रयोग करेंगे। और ये मैं बता चुका हूं, करंट डेट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस सेमीकोलन और करंट टाइम की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पेपर में आपको सेमीकोलन प्राप्त होगा तो सेमीकोलन पे टिक करिएगा, क्योंकि आप ध्यान से सोचिए तो शिफ्ट बटन के साथ कभी सेमीकोलन नहीं प्रेस हो सकता। करंट डेट एंड टाइम की ये सेम फिर रिपीट शॉर्टकट कमांड है। रिबन कैन बी शो, आप अपने रिबन्स को शो व हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करेंगे। तीनों ही संस्करणों में, तीनों यानी वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में आपके जो रिबन है वो शो और हाइड होंगे कंट्रोल प्लस F1 से। डेटा फॉर्मेट इन एक्सेल, डेटा फॉर्मेट यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस F कमांड की मदद से आप डेटा फॉर्मेट में पहुंच जाएंगे
और उसके पश्चात आप नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं नंबर्स की मदद से। ये नंबर फॉर्मेट्स हैं जो आपको कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल के अंदर प्रदर्शित होंगे। करेंसी में आप जो करेंसी वाले जितना भी डेटा है उसको इनपुट कर पाएंगे। डेटा इज स्टोर्ड एज डेट्स, डेट में आप डेटा डेट के रूप में स्टोर कर पाओगे। परसेंटेज में परसेंटेज के रूप में। टेक्स्ट में आप अपने डेटा को टेक्स्ट के रूप में, अगर वो नंबर भी है तो वो भी टेक्स्ट के रूप में सेव हो जाएगा। काउंट की बात करें तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको 3 प्रकार के मुख्य रूप से काउंट प्रदर्शित होते हैं। काउंट वैसे और ज्यादा भी हैं, जैसे काउंट इफ है, काउंट इफ्स है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बता दूं कि अगर आपको केवल नंबर्स काउंट करने हैं, अर्थात ना तो आप कोई अल्फाबेट काउंट करना चाहते हो, सेलों में उपस्थित अल्फाबेट बोले तो आपको ये काउंट करके बताता है सेल्स की संख्या, यानी कौन कौन से सेल्स में। तो ये काउंट जो फंक्शन है ये उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें केवल नंबर्स होंगे, ना तो अल्फाबेट वाले सेल्स को काउंट करेगा और ना ही ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। लेकिन काउंट ए जो फंक्शन है उसको आप काउंट ऑल के नाम से जानते हो। काउंट ऑल का मतलब हो गया सभी, लेकिन सभी में खाली सेल नहीं आएंगे। कैसे? काउंट ए फंक्शन की मदद से आप नंबर्स वाले सेल्स को काउंट कर सकते हो और अल्फाबेट वाले सेल्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन काउंट ऑल फंक्शन आपके ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, अंतर है। काउंट फंक्शन केवल नंबर काउंट करता है, काउंट ऑल फंक्शन आपका नंबर और अल्फाबेट दोनों काउंट करता है, ब्लैंक सेल काउंट नहीं करता। और काउंट ब्लैंक फंक्शन केवल खाली सेलों को काउंट करेगा, खाली बोले तो एम्प्टी सेलों को काउंट करेगा, ना ही नंबर्स वाले सेल को काउंट करेगा और ना ही यह काउंट करेगा अल्फाबेट वाले कॉलम्स सेल्स को। इसके बाद काउंट इफ और काउंट इफ्स भी है। तो दोस्तों इफ का मतलब आपको पता है, कंडीशन लगाकर कि यदि कई सारे रंग हैं और आपको ये जानकारी लेनी है कि लाल रंग कौन कौन से सेल में लिखा है, तो आप स्ट्रिंग देकर इस तरीके से काउंटिंग करा सकते हैं। आप इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्ट्रिंग दे देंगे स्टार की मदद से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सेल। स्पेसिफिक चीजों को प्रदर्शित करने के लिए, गिनने के लिए काउंट इफ का प्रयोग किया जाता है। फ्री स्पेस क्या होता है दोस्तों? फ्री स्पेस क्या होता है कि जब आप डेटा की एंट्री करते हैं तो कुछ डेटा आपका कॉलम के रूप में और कुछ डेटा आपका पंक्ति के रूप में होता है। जब आप डेटा एंट्री करते करते नीचे की तरफ चलेंगे तो आपके जो पहले कॉलम में या पहले पंक्ति में जो हेडिंग थी वो हाइड हो जाती है, यानी छिप जाती है, वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि आप नीचे की तरफ डेटा फिल कर रहे होते हैं। तो आप चाहते हैं जब डेटा में एंट्री करूं, अगर मेरा जो हेडिंग्स है वो पंक्ति के रूप में है या कॉलम के रूप में है, तो जिस भी रूप में वो है उसको वहीं पर फ्रीज कर दूं विद द हेल्प ऑफ फ्रीज पेन्स की मदद से। फ्रीज का मतलब होता है जमना। ये आपको व्यू ग्रुप में यानी व्यू टैब में मिलेगा। अगर आप डेटा एंट्री के टाइम उसको फ्रीज कर देंगे तो उसके बाद फर्दर जितनी भी एंट्री करेंगे तो वो रुकने वाली नहीं है, वो आपकी फ्रीज करने के पश्चात डेटा आसानी से एंट्री करने में आपकी मदद मिलती है। रो और पंक्ति के कॉम्बिनेशन, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशंस को सेल कहते हैं, सेल उत्पन्न होता है। दोस्तों मैक्रो के अंदर, एक्सेल के मैक्रो के अंदर 2 प्रकार की लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। एक है एक्सएमएल जिसे हम एक्सेल मैक्रो के नाम से जानते हैं, और एक है वीबीए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। दोस्तों ये 2 भाषा ऐसी हैं जिनके मदद से मैक्रो क्रिएट किया जाता है। मैक्रो बनाने के लिए विजुअल बेसिक भाषा और एक्सेल मैक्रो की मदद से आप बना सकते हैं। मैक्रो को क्रिएट करने के लिए विजुअल बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। Alt प्लस F8 शॉर्टकट कमांड होती है एक्सेल में मैक्रो की, जिसकी मदद से आप किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करके उसे कार्य करने हेतु एक नई शॉर्टकट कमांड प्रदान कर सकते हैं, परंतु वह शॉर्टकट कमांड पहले से किसी कार्य हेतु निर्देशित ना की गई हो, असाइन ना की गई हो। तो लैंग्वेज के बारे में आप समझ गए होंगे। Earlier version of Excel used XML language. VBA was introduced in Excel latest version and mostly used now. यानी ये कह रहा है कि मोस्टली विजुअल बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है एक्सेल को मैक्रो बनाने के लिए। तो कुछ यहाँ पर फॉर्मूले यानी फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। तो मैं कुछ बेसिक फंक्शंस जो पेपर में आने संभावित हैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। सम फॉर्मूले की मदद से क्या होगा, सम फंक्शन की मदद से क्या होगा, सम फंक्शन की मदद से
आप अपने किसी भी संख्याओं को, किसी भी सेल एड्रेस को आपस में जोड़ सकते हैं। एवरेज से औसत मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग करेंगे। काउंट जैसा कि आपको बताया गिनती करने के लिए। इफ कंडीशन आपकी लगती है शर्त, यानी कंडीशन के आधार पर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, यानी आपको कंडीशन के अनुसार काम करनी है, शर्त लगाकर कोई काम करनी है तो इफ फंक्शन का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। कॉनकैटिनेट फंक्शन काम करेगा दो अलग अलग सेल में उपस्थित डेटा को आपस में किसी तीसरे सेल में मर्ज करने के लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन काम करेगा। एक महत्वपूर्ण बात कि कॉनकैटिनेट फंक्शन किस ऑपरेटर के भांति होता है? एंड ऑपरेटर के भांति होता है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ट्रिम फंक्शन का प्रयोग कैरेक्टर्स के बीच, सेल में उपस्थित कैरेक्टर्स के बीच एक्स्ट्रा स्पेसिंग को कम करने के लिए ट्रिम फंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। मिन का प्रयोग मिन करने के लिए, मिनिमम संख्या ज्ञात करने के लिए। मैक्स होता है अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए। काउंट ए फंक्शन, यानी काउंट ए का मतलब काउंट ऑल मतलब नंबर भी काउंट करेगा, अल्फाबेट भी काउंट करेगा, नहीं करेगा तो खाली सेल काउंट नहीं करेगा। वी लुकअप वर्टिकल रूप से सिमिलर टाइप के डेटा को ढूंढ के लाना। वी लुकअप काउंट इफ कंडीशन लगाकर गिनती करने के लिए। सम इफ कंडीशन लगाकर जोड़ने के लिए। टुडे फंक्शन से करंट डेट आ जाती है। काउंट फंक्शन का केवल प्रयोग करेंगे नंबर्स को काउंट करने के लिए। लेफ्ट की मदद से इंडेंटेशन जो है, अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट साइड पर हो जाएगा। लेंथ फंक्शन से आप कैरेक्टर की लेंथ काउंट कर सकेंगे कि कितने कैरेक्टर का है लेंथ फंक्शन। एवरेज से औसत मान, लेंथ से आप समझ गए लेंथ के लिए, मैक्स से अधिकतम संख्या, मैक्सिमम वैल्यू आप कुछ भी बोल सकते हैं, मिनिमम से न्यूनतम वैल्यू, परसेंटाइल से आप प्रतिशत निकाल पाएंगे, ट्रिम से एक्स्ट्रा स्पेसिंग को कम कर पाएंगे। सीलिंग से, सीलिंग फंक्शन क्या होता है कि आप जो भी आपका नंबर है वो कॉमा के बाद जो नंबर है उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर वो है उससे पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वो, नहीं तो उसके निकटतम की वह संख्या जो उसके 7 अवयवों यानी 7 के पास है तो वो सीलिंग कहलाता है। सीलिंग में हमेशा आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे प्लस कराएंगे और फ्लोर में हमेशा नीचे की तरफ प्लस कराएंगे। डेट से आप करंट डेट यहां पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ जानकारी दी थी मैंने आपको एक्सेल के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बूस्टर्स हैं जो आपके पेपर में आपको बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत जल्द है बढ़िया होगा। तो खटाखट से रिवीजन कर लीजिए और चीजों को आगे और बेहतर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।